Hello, am I audible? ओके फाइन, चलो। लास्ट टाइम में अपन ने एक डेफिनेशन कर लिया था व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए क्या पॉइंट बता के रखा था? लेट्स से अगर सपोज ये तुम्हारे पास एक वेव पैटर्न, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास ये कोई वेव पैटर्न है, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट वन। तो पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाने में जो तुम्हारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे वेवलेंथ। एंड जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। मतलब एक कंप्लीट वेव को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस, नो? ओके। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय द वेव फॉर द वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो फर्स्ट डेफिनेशन एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से तुम्हारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड विल बी वन बाई फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है तुम्हारे पास? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड होता है तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी का, साइकिल पर सेकेंड। तो ये वन अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड, और सेकेंड पर रिवॉल्यूशन। और हर्ट्ज इनवर्स भी बोल सकते हैं, सिंपल। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, इन अ टाइम ऑफ द 3 सेकेंड द फॉलोइंग वेव पैटर्न इज ऑब्जर्व। 3 सेकेंड के इंटरवल में, इट्स नॉट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 3 सेकेंड्स नहीं है, ठीक है। इन अ टाइम ऑफ 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड टोटल टाइम है, उसमें ये वेव पैटर्न, दो वेव्स तुमको मिली है। तुमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे कर सकते हो? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इन दिस पर्टिकुलर केस? फ्रैक्शन में भी बता सकते हो बच्चे, नॉट नेसेसरी किया अगर एग्जैक्ट आंसर। 3/2, 1/3, 2/3, 2/3, ओके। 2/3, ओके, ठीक है। लेट्स सी। तो एक तो सिंपल डेफिनेशन से भी कर सकते हैं अपन। कैसे? 3 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में कितनी वेव्स मिल रही है? दो। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव मिलेगी? 2/3। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 3 सेकेंड इज टू। दो वेव्स ऑब्टेन्ड हो रही है 3 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी होगी? 2/3। यही फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन अपन ने लिखा था। मेथड टू भी है। मेथड टू से व्हाट यू कैन से दैट पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टी। और पॉइंट टू से पॉइंट थ्री तक जो टाइम लगता है उसको भी बोलेंगे टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। फ्रॉम देयर यू कैन से दैट 2 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 3। तो टी वुड बी 3/2 seconds and frequency would be 1 by time period, मतलब 1/3/2, it means 2/3 hertz। क्लियर है सबको? यस, नो?
ओके चलो, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? वेव नंबर। फोर्थ डेफिनेशन इज वेव नंबर। वेव नंबर का डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड, ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं उसको अपन बोलते हैं वेव नंबर, सिंपल। तो लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास इफ यू टेक लैम्डा डिस्टेंस, तो लैम्डा डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है? इफ यू टेक द लैम्डा डिस्टेंस, तो वहां पे नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 1। तो लैम्डा सेंटीमीटर में लेट्स से अगर सपोज 1 वेव्स है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होगी? दैट वुड बी लम 1/λ, यस। और यही क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, और उसके ऊपर एक बार का साइन। तो दिस इज द वेव नंबर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो, और मीटर इनवर्स बोल सकते हो, और आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स बोल सकते हो। लैम्डा किस में गिवन है? अगर लैम्डा सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्डा मीटर में लिया है तो मीटर इनवर्स, और लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में लिया है तो आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स, सिंपल। क्लियर है ये वाला सेक्शन? Okay. क्या ये क्लियर है सबको? चलो, तो वही डेफिनेशन, इस फॉर्मूले को अभी भूल जाओ, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है इस पे अभी फोकस नहीं करते हैं। चलो, ये वाला सेकंड फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है इस पे फोकस नहीं करते हैं। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। फिर तुम्हारे पास ये 2 सेकेंड, द फॉलोइंग वेव पैटर्न इज, 2 सेकंड, सॉरी सेकंड लिखा है, वेट। चलो, ये तुम्हारे पास है वेव पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग वेव पैटर्न इज ऑब्जर्व एंड, हेलो, एम आई नॉट ऑडिबल? यस मतलब क्या? एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके फाइन, एम आई ऑडिबल, फाइन। ये तुमको टोटल डिस्टेंस गिवन दे के रखा है, इट इज द 2 सेंटीमीटर। मेरे को वेव नंबर फाइंड आउट करना। इट्स 2/3, 3/2। वेव नंबर का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर। ओके गुड। जिसका भी 3/2 आंसर है वो सही होगा। तो बच्चे लोग, 2 सेंटीमीटर में कितनी वेव है? 2 सेंटीमीटर में कितनी वेव है? 3 वेव है। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव होगा? 3/2 वेव। और यही तो वेव नंबर है, यही तो वेव नंबर। अच्छा, वैसे ही मेथड 2 में क्या बोल सकते हैं? अगर सपोज ये वाले डिस्टेंस जो है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
0.1 से 2 तक का डिस्टेंस है लैम्डा, 0.2 से 3 तक का डिस्टेंस है लैम्डा। तो फ्रॉम हियर लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 एंड वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, तो 1/2/3। From there you will get 3/2 centimeter inverse. मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? ओके बहुत ज्यादा। आई थिंक कुछ तो यहाँ पे इंटरनेट का इशू है। वेट, हाँ वेट, अभी भी मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है, ये बेटर है पहले से? ओके, आई थिंक वो मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो उसके कारण हो रहा है, और कुछ तो इंटरनेट का इशू है, तो मैं डेटा से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो मैंने ऑफ करके रखा है so that तुमको थोड़ा स्मूथली सुनाई दे। अभी बेटर है ना? अभी क्रैक नहीं हो रहा? हाँ, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है बच्चे अभी। मेरा बाकी क्लासेस में तो वीडियो दिखता है ना जी। अभी बेटर है क्या? नाउ अभी भी क्रैक हो रहा है? ओके फाइन, ठीक है। मतलब आई डोंट नो, मतलब वो वाईफाई इशू है, तो आज थोड़ा सा टॉलरेट करो। अगर ज्यादा कुछ हो तो अगर ज्यादा कुछ हो तो तुम मेरे को वापस मैसेज ड्रॉप कर दे, ठीक है। राजश्री, क्या डाउट है? अपना माइक ऑन करो और पूछिए। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा था ना, तो वो सेकंड मेथड एक बार बोल दो ना। बच्चे देखो, 1.1 से 0.2 तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा 2 से 3 तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा 3 से 4 तक का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा, यस। यस सर। तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यस। यस। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 2/3। हाँ। यस सर, समझा। अगर लैम्डा 2/3 आ जाएगा तो वेव नंबर कितना हो जाएगा? 1/2/3। यस। यस सर, थैंक यू। वेट ए मिनट। चलो, तो ये तुम्हारे पास हो गया टाइम पीरियड। देन तुम्हारे पास फिफ्थ डेफिनेशन होगा, स्पीड। फिफ्थ डेफिनेशन इज स्पीड।
The distance traveled by a per second by a wave called velocity of the wave. It is expressed in the unit of the meter per second or centimeter per second. मतलब लेट्स से अगर सपोज मेरे को पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाना है, लेट्स से जो अगर ऊपर वाला एग्जांपल अपन कंसीडर करें, पॉइंट वन से पॉइंट टू तक का केस, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पॉइंट वन से पॉइंट टू तक के लिए, उस टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चे, लैम्डा ट्रेवल कर रहा है ना, एग्जाम्पल वो वाला भूल जाओ, लैम्डा और टाइम पीरियड के फॉर्म में बताना डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वन से टू तक जाने में, लैम्डा, और वन से टू तक जाने में टाइम कितना लगेगा, वन से टू तक जाने में टाइम कितना लगेगा, अच्छा वैल्यू नहीं चाहिए, टाइम कितना लगेगा टाइम पीरियड के इक्वल। अच्छा, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वन से टू तक में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लैम्डा, और टाइम कितना लग रहा है टाइम पीरियड। स्पीड के लिए मैं उसको क्या लिख रहा हूँ सी, ठीक है, सी क्या है, मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिया है, यहाँ पर क्या लिया है स्पीड ऑफ लाइट। क्या तुम और भी टर्म्स ले सकते हो, यस और भी टर्म्स ले सकते हो, बट अभी अपन कन्वीनियंस के लिए क्या लेके रखा है स्पीड ऑफ लाइट। क्यों लिया है इसका रीजन मैं अभी बता दूंगा। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वन बाई टाइम पीरियड, एंड वन बाई टाइम पीरियड को तुम क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वन से टू तक जाने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा लैम्डा, टाइम कितना लगेगा टाइम पीरियड, तो टी डिस्टेंस अपॉन टाइम से यू कैन से द सिंपली सी, वन बाई टाइम पीरियड को तुम लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, यहाँ पर सी क्या है तुम्हारे पास, स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी इन सेकेंड इनवर्स, एंड लैम्डा इट शुड बी इन मीटर। यूनिट मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूनिट मैच नहीं कर रहा, अगर सी का वैल्यू तुम मीटर पर सेकंड में ले रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इट शुड बी इन सेकंड इनवर्स, एंड लैम्डा इट शुड बी इन मीटर। क्लियर, क्या ही क्लियर है सबको, ओके फाइन। तो यहाँ से एक और चीज अपन टर्म्स क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू वन बाई लैम्डा, तो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई वेव नंबर। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला भी मैं लिख सकता हूँ, न्यू अपॉन न्यू बार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ठीक है। फर्स्ट वाला ही ध्यान रखना, फर्स्ट वाला अगर पता है तो बाकी डेफिनेशन से तुम सेकंड वाला भी ऑब्टेन कर सकते हो, बट सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा ये तुमको पता होना चाहिए। बच्चे इट्स नॉट वेक्टर, इसको डिनोट ऐसे ही करते हैं, वो वेक्टर नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते हैं तो वेव नंबर को कैसे डिनोट कर रहे हैं, म्यू बार से, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। चलो, बच्चे डिफरेंट साइन है ना, वेव म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, म्यू बार इज द वेव नंबर, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइन यूज किए हैं अपन ने। फिर तुम्हारे पास सिक्स डेफिनेशन होगा एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड पता है सबको क्या होता है,
अगर कोई भी वेव है तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। या फिर ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। फिनिश। कोई भी वेव का जो बेस लाइन से जो हाइट का डिस्टेंस है या फिर जो थ्रोट का डिस्टेंस है, क्रेस्ट का डिस्टेंस है जो बेस लाइन से, और जो डेप्थ है जो किसका, थ्रोट का, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इट डिनोट्स the height of the crest and the depth of the throat of the wave. It determines the intensity of the brightness of radius. अगर brightness ज्यादा होगा तो amplitude would be more. More the amplitude, more will be the intensity of brightness of radiation. ये पॉइंट सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हो गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके गुड, नो डाउट्स, ठीक है। ओके चलो, कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव टू द प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स ने क्या बोल के रखा था, अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी, प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या है, अगर लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, if you have any substance लेट्स से तुम्हारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका लेट्स से अभी एनर्जी जो है वो 10 जूल है, देन 9 जूल है, देन 7 जूल है, देन 6 जूल है, एंड देन 3 जूल है। तो अगर सपोज किसी सब्सटेंस का एनर्जी 10 जूल है, 10 से उसका एनर्जी 9 जूल हो गया, इफ वी मूव फ्रॉम द पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, तो कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, 1 जूल। इफ यू मूव टू द 9 जूल टू 7 जूल, देन कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, 2 जूल। इफ यू मूव टू द 7 टू 6 जूल, देन कितना एनर्जी इमिट करेगा वो, अगेन 1 जूल। इफ यू गो टू द 1 जूल से 3 जूल्स, देन कितना एनर्जी इमिट करेगा वो, 3 जूल्स। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है। इफ देयर इज एनी सब्सटेंस, वो हमेशा क्या करता है, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। क्या उस सब्सटेंस का एनर्जी कभी भी 9.5 जूल पॉसिबल है इन दिस केस? क्या 9.5 जूल एनर्जी पॉसिबल है, यस नो? 9.5 कैसे होगा, अगर वो उसका एनर्जी 10 जूल है और डायरेक्टली 1 जूल एनर्जी रिमूव रिलीज कर रहा है, तो डायरेक्ट 9 होगा ना यार, जंप करेगा ना ये यहाँ से यहाँ, 10 से डायरेक्ट जंप करेगा 9 में, 9 से जंप करेगा 7 में, 7 से जंप करेगा 6 में, 6 से जंप करेगा 3 में। क्या कभी भी 9.5 पॉसिबल होगा क्या इस केस में, उस सब्सटेंस का एनर्जी? क्या उसका 8 जूल पॉसिबल होगा क्या कभी? नो।
इसका मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं कि 9.5, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो उसकी कभी एनर्जी पॉसिबल होगी ही नहीं। तो वो जो एनर्जी जो इमिट करता है हमेशा पैकेट के फॉर्म में करता है। लेट्स अज्यूम कि 1 जूल का एक पैकेट है, 2 जूल का एक पैकेट है, 1 जूल का पैकेट है, 3 जूल्स का पैकेट है। तो पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, जैसे लाइट में भी सेम केस ऐसे होता है। अपन ये लाइट का ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। लाइट जो भी होता है वो हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। सुना है क्या ये वाला पार्ट? लाइट तुम्हारे पास कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करता, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है, हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। नहीं सुना तो ध्यान रखो। इज सेम लाइट का प्रॉपर्टी। अगर कभी भी तुम्हारे पास किसी लाइट में एनर्जी जो इमिट होगा वो लेट से हमेशा पैकेट के फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं होगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसका? स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 जूल कहाँ से यार बच्चे? 1, 2, 1, 3 में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 1। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। दिस इज द एनर्जी ऑफ क्वांटा, और इन केस ऑफ लाइट दिस इज कॉल्ड द फोटोन। जो भी पॉसिबल केस में सबसे लोवेस्ट जो एनर्जी इमिट करता है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन, लाइट के केस में। या फिर तुम क्वांटा भी बोल सकते हो अगर कोई दूसरा सब्सटेंस से लाइट नहीं है तो, कोई और रेडिएशन हो रहा है लेट्स से, तो उसको बोलते हैं क्वांटा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर सपोज इफ यू टेक दिस केस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट हो रहे हैं? एक फोटोन का एनर्जी 1 जूल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट हो रहे हैं? 2। इफ आई टेक दिस केस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट हो रहे हैं? अगर एक फोटोन का एनर्जी 3 है तो इसका मतलब 3 का कितना होगा? तो यहाँ पे कितने इमिट होंगे? 3। तो कैन वी से दैट नंबर ऑफ फोटोन is equals to total energy divided by energy of one photon. Yes. अगर 2 जूल था, एक फोटोन का एनर्जी कितना है? 1 जूल। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए मैं सिंपली से दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल जूल इनटू 1, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो यही ऊपर स्टेटमेंट यही लिख के रखा है। प्लैंक्स ने क्या हाइपोथेसिस दिया वहां से यू कैन कमेंट ऑन दैट। क्या है? He proposed a hypothesis that radiation energy such as the heat और light, जो भी heat के form में energy release होता है, light के form में release होता है, it not emitted continuously but discontinuously in the form of small packet are called the quanta. और in case of light it is known as a photon. एब्जॉर्ब भी करेगा वो भी पैकेट के फॉर्म में करेगा, इमिट भी जो करेगा वो भी पैकेट के फॉर्म में करेगा। क्या पैकेट सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पैकेट का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करता, कभी भी उसका वैल्यू मतलब 10 से सीधा सीधा 9 तक जाएगा। वहां पर कोई भी एक लेट से
9.9, 9.8, 9.7, कभी भी उस सब्सटेंस का वैल्यू कभी भी 9.9, 9.8, 9.7 नहीं होने वाला है। क्लियर बच्चे लोग? अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो यहां से उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसने एक स्टेटमेंट ये दे के रखा था, जो भी एनर्जी होता है फोटोन का, एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लाइट का क्या फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। अगर तुम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा, h इंटू न्यू। वेयर h क्या है, वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू जूल इंटू सेकेंड। एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन इज इक्वल टू h इंटू न्यू। और न्यू क्या है, अभी अपन ने देखा है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। यस, from there we can say that energy of photon is equals to hc by lambda. Energy of photon is equals to hc by lambda. That's it. सबसे important formula है अगेन इस चैप्टर का। C is equals to nu lambda and energy of one photon is equals to hc by lambda. We know that h जो है उसका यूनिट क्या है, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। सी जो है तुम्हारे पास क्या होगा, सी होगा 3 इंटू 10 टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं लैम्डा कभी भी मीटर में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई विल गेट एनर्जी इन जूल। अगर मेरे को एग्जाम में लैम्डा कभी भी मीटर में देके रखा है और वी वांट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल, तो अपन सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वी विल सब्स्टिट्यूट एच का वैल्यू दिस, सी का वैल्यू दिस, एंड अगर लैम्डा मीटर में है देन यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी इन जूल। या फिर अगर एनर्जी जूल में गिवन है एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लैम्डा इन टर्म्स ऑफ मीटर, then you can substitute this, then you can use this formula. Clear है? Do you know what is the relation between the electron volt and joule? What is the relation between electron volt and joule? Okay, to 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power -19 joule. Okay, Gargi, good. जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, वही एक तरीके से क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही तुम्हारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है। और मैं आर्मस्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कन्वर्जन नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। अगर ऊपर एनर्जी जूल में है तो क्या तुम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, नो? ओके। ऊपर अगर लैम्डा मीटर में है तो क्या तुम उसको आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हो? एच और सी पहले से ही कांस्टेंट है। यस, एच और सी कांस्टेंट है। लैम्डा जो मीटर में है उसको आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखो, जो जूल में एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो। इफ यू सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट दिस। मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रहा बिकॉज उसका कुछ भी यूज नहीं है, बट कैसे करना है उसका मेथड बता चुका हूँ।
अगर तुमको वेवलेंथ कभी भी आर्मस्ट्रांग में गिवन है और एनर्जी तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है, तो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। कुछ भी नहीं किया है, एच और सी को सब्स्टिट्यूट किया है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है, एंड लैम्डा जो मीटर में था उसको आर्मस्ट्रांग का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। लैम्डा जो मीटर में था उसको आर्मस्ट्रांग में लिखा है। एनर्जी फोटोन का जो था वो जूल में था, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब्स्टिट्यूट किया है। तो we can say that energy of single photon is equals to 12400 into lambda of Armstrong। अगर मेरे को एग्जाम में लैम्डा आर्मस्ट्रांग में गिवन है, ठीक है, और एनर्जी मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है, वी विल यूज द सेकंड फॉर्मूला। अगर मेरे को लैम्डा मीटर में गिवन है और एनर्जी जूल में फाइंड आउट करना है, वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। क्या ये सबको क्लियर है? और दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। बच्चे अगर सपोज लैम्डा कभी भी मीटर में गिवन है और एनर्जी जूल में चाहिए, वी विल यूज द दिस फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है ये। और अगर लैम्डा कभी भी आर्मस्ट्रांग में गिवन है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? चलो, और एक फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? 10⁻⁻, एक फॉर्मूला अपने पास है, कौन सा? 10⁻⁻10 वाला जो फॉर्मूला था, सॉरी, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वाला जो फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम उसी पे। लैम्डा कितना है? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट 2000। तुम्हारे पास दो वेव है, मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इसको सॉल्व करना खुद। यू हैव टू वेव्स, they are differing by 10 to the power 15 hertz. There are two waves, they are differing by 10 to the power 15 hertz. If one wave has wavelength lambda 4000 Armstrong, then find out the other wave का lambda। तो मतलब एक एक्सप्रेशन ये गिवन है, क्या? म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज। तुमको लैम्डा वन गिवन है, कितना? 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्या तुम इस फॉर्मूले का यूज करके म्यू वन फाइंड आउट कर सकते हो? यस। सी पता है, म्यू वन फाइंड आउट करना है, लैम्डा वन पता है, यस। बट लैम्डा को यहाँ पे किस में रखना है? मीटर में, जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका था। तो वंस यू गेट द म्यू वन का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। म्यू वन का वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट म्यू2। वंस यू गेट द म्यू2, तो सी इज इक्वल टू म्यू2 इंटू लैम्डा टू, यू कैन फाइंड आउट द लैम्डा टू। क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या करना है, यूनिट्स का ध्यान रखना। मेरे को सबसे पहले म्यू वन फाइंड आउट करके बताओ। तुम्हारा सबसे फर्स्ट टारगेट वही है कि तुम म्यू वन फाइंड आउट करके रखो, बताओ, और चैट सेक्शन में लिखो। वंस यू फाइंड आउट द म्यू वन, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग।
अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड दे कैन आस्क देयर डाउट्स. ओके गार्गी, गुड. ओके कृष्णा, गुड. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो दे कैन आस्क. जिसका भी म्यू 1 आ गया उसका म्यू 2 कितना आ रहा है? क्या म्यू 2 नेगेटिव आ रहा है क्या? तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है. यस. ओके हमजा, गुड. ठीक है, तुम्हारा म्यू 1 आएगा. अगर म्यू 1 का वैल्यू जिसका भी 0.75 इंटू 10 to the power 15 हर्ट्स आ रहा है, बट वेन यू भी substitute this value in the first expression ना, you will get negative. मैं जिसका पहले सबको एक ट्रैक पे आ जाते हैं, उसके बाद we will solve. ठीक है. तो c is equals to म्यू लैम्डा अप्लाई करेंगे. c is given 3 into 10 to the power 8 is equals to म्यू 1 फाइंड आउट करना है. लैम्डा कितना है? 4000, बट वो आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट इज द 10 to the power -10 मीटर. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा इट्स 3 into 10 to the power 8 divided by 4000 into 10 to the power -10. तो म्यू 1 आ जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज द 3/4 इंटू 10 to the power 8 है, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 10 to the power -7. तो यहाँ से म्यू 1 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 0.75 इंटू 10 to the power 15 हर्ट्स. अगर किसी को यहाँ तक किसी कैलकुलेशन में डाउट है तो अभी पूछ लो. So mu1 is equal to 1 upon lambda दोनों. बच्चे म्यू 1 1/λ कैसे होगा? c/λ होगा ना यार. म्यू 1 बार होता है 1/λ. हाँ. म्यू 1 बार इज इक्वल टू 1/λ ना. यहाँ तक किसी को कैलकुलेशन में डाउट है? यस, नो? चलो अगर रिचार्ज करोगे तो खुद तो
Sir, am I audible? No, sir, your voice is breaking a lot. Now am I audible? सर बीच बीच में आपकी आवाज क्रैक होती रहती है। मैं बताया ना कि एक्चुअली आज वो इंटरनेट का इशू है, इसलिए वो हो रहा है। बट अभी क्लियर है पहले से। चलो अच्छा, लैम्डा टू 4000 कैसे आ जाएगा? अगर लैम्डा वन भी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग है और लैम्डा टू भी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो डिफरेंस कैसे होगा फिर? अगर वेवलेंथ सेम है तो डिफरेंस जीरो होगा ना यार। जो भी बोल रहा है कि 4 × 10⁻⁻⁶ मीटर, इसका मतलब लैम्डा वही आ गया है। कि यहाँ तक सबको क्लियर था? यस, नो, ओके, चलो। तो म्यू1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इट्स 0.25 इंटू 10⁻, सॉरी, 0.75 इंटू 10⁻15 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू 10⁻15 हर्ट्ज। तो म्यू2 को सिंपली लिख सकते हैं 0.75 इंटू 10⁻15 माइनस 10⁻15। 10⁻15 को कॉमन ले लो, तो यू विल गेट 0.75 माइनस 1। तो तुम्हारे पास म्यू2 आ जाएगा माइनस 0.25 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्या सबका यही आ रहा था? जिसका म्यू1 0.75 है, उसका म्यू2 ये आ रहा था क्या? बट फ्रीक्वेंसी कांट बी नेगेटिव, बट आंसर यही आ रहा था ना तुम्हारा? यस, नो? बच्चे 0.75 तो म्यू1 का है, तो म्यू2 भी 0.75 कैसे आ सकता है? लॉजिकली सोचना है यार तुम। तो डिफरेंस 10⁻15 हर्ट्ज का होगा कैसे अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो? बट म्यू2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके वेदांत, हाँ 1.75 बोल। बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आ सकता है। वो मिस्टेक क्या है वो बताना है मुझे। बताओ क्या मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे? मैंने एक मिस्टेक किया है यहाँ पे जब मैंने फाइंड आउट किया है, तो वो मिस्टेक क्या है? पहले तो ये बताओ कि कैलकुलेशन सबको यहाँ तक समझ में आया क्या? यस और नो? यहाँ तक जो कैलकुलेशन क्या है, क्या वो सबको क्लियर है? सिर्फ एक का ही रिप्लाई आया है। ओके देन, चलो। अपन ने मिस्टेक जो किया है वो फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया है। अपन ने जो मिस्टेक किया है वो क्या किया है? फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया है। यहाँ पर ही मिस्टेक कर दिया। लेट्स से अगर सपोज मैं तुमको बोलूं कि दे आर टू नंबर्स, उनके बीच का डिफरेंस जो है, दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 5 है। डिफरेंस 5 है और एक नंबर 7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? देयर आर टू नंबर। ओके गार्गी, गुड। ओके वेदांत, गुड।
तो बच्चे अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा एक नंबर 7 है और डिफरेंस 5 है, तो नंबर 2 भी पॉसिबल है और 12 भी पॉसिबल। यस, कैसे? लेट्स से अगर 2 नंबर है तो उसका डिफरेंस 5 है ना, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन सिंपली रिटर्न एज कि n1 माइनस n2 कितना है 5, और n2 माइनस n1 कितना है 5। अपने को थोड़ी पता है कि यार n1 ग्रेटर है n2 ग्रेटर, उसने बोला कि डिफरेंस 5 है, तो n1 भी ग्रेटर हो सकता है और n2 भी ग्रेटर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर n1 की वैल्यू 7 लिखूंगा तो आई विल गेट n2 इज इक्वल टू 2, और अगर मैंने यहाँ पर n1 की वैल्यू 7 लिखी तो आई विल गेट n2 इज इक्वल टू 12। क्या ये पार्ट सबको समझ में आता है? दोनों आंसर सही है, यस और नो? इसने क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10⁻15 हर्ट्ज है, बट अपने को थोड़ी पता है कि म्यू1 बड़ा है फिर म्यू2 बड़ा है। अपन ने यहाँ पर क्या अज्यूम कर लिया है, अपन ने यहाँ पे एक अजम्पशन ही ले लिया है, क्या म्यू1 ग्रेटर देन है म्यू2। इसका मतलब आगे जो कैलकुलेशन किया अपना कैलकुलेशन गलत आया, इट मीन्स म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 नहीं है, तो अपने को दूसरा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, क्या म्यू2 माइनस म्यू1 कितना होगा 10⁻15 हर्ट्ज। क्या ये सबको समझ में आता है क्या? अपन ने फर्स्ट स्टेप में अजम्पशन ले लिया था कि म्यू1 माइनस म्यू2 10⁻15 हर्ट्ज है, बट दूसरी पॉसिबिलिटी इस भी तो होगी, क्या म्यू2 माइनस म्यू1 कितना हो 10⁻15 हर्ट्ज हो। यस बच्चे लोग, अच्छा अब म्यू1 का वैल्यू जो आया था वहां से वो सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर तुम म्यू1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो म्यू2 इज इक्वल टू म्यू1 हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁻15 इज इक्वल टू 10⁻15 हर्ट्ज, तो म्यू2 इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, जो आई थिंक वेदांत ने बोला था आंसर, तो वो सही था। तो म्यू2 इंटू λ2, उसके बाद इसका वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू म्यू2 इज गिवन, इट्स 1.75 into 10⁻15 into λ2. From there you can find out the λ2, that is the 3 upon 1.75 into 10⁸ divided by 10⁻⁻15, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास मीटर, सॉरी 10⁻+15 नॉट। क्या ये ठीक है बच्चे लोग? मैंने 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1000 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। एंड इस एक्सप्रेशन को तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 3000 कर दिया, इसको लिख दिया 10⁻⁻10 मीटर, तो λ2 आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू, और बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1.75 को तुम लिख सकते हो 7/4, 1.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले क्या किया मैं फिर से रिपीट करता हूँ जल्दी से। म्यू1 माइनस म्यू2 का डिफरेंस देख के रखा था 10⁻15 हर्ट्ज, λ1 देख के रखा था, वहां से म्यू1 फाइंड आउट किया, म्यू1 का वैल्यू ऊपर वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया, वी विल गेट द म्यू2 कितना था नेगेटिव, बट म्यू2 नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर दिया था, क्या उसने डिफरेंस दिया था उसने ये मेंशन नहीं किया था कि म्यू1 ग्रेटर देन है फिर म्यू2 ग्रेटर देन है।
अपन ने जब एक्सप्रेशन लिखा μ1 माइनस μ2, तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि μ1 क्या है, ग्रेटर देन। तो इसका मतलब μ1 ग्रेटर देन नहीं है, μ2 ग्रेटर देन होगा, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। उसके बाद μ1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द μ2। वंस यू गेट द μ2 यू कैन फाइंड आउट द λ2 इन आर्मस्ट्रांग। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करो एंड अपना डाउट पूछ लो। अगर तुमको कोई भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो तुम क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। आई विल वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, ओके? उस टाइम भी अपना तुम डाउट्स पूछ सकते हो। बच्चे फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वही स्लो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जीत, तुमको डाउट है तो अपना माइक ऑन करो किसी पर्टिकुलर स्टेप में। कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। जीत या कोई और एक लड़का था, उसको कुछ डाउट है तो अपना माइक ऑन करके तुम डाउट पूछ सकते हो। कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़े। किसको डाउट था? वो बोल ही नहीं रहा डाउट। जीत और जश, कुछ डाउट है तुम्हें? ओके फाइन है, चलो। फिर तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम के बाद नाउ यू हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, मतलब जो भी तुम्हारे पास लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या क्या होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। सबने इसका नाम सुना है? जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जनरली ट्रेवल्स करते हैं वो होते हैं तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब जो भी तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट दे के रखा था ह्यूगन्स एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, कि जो भी तुम्हारे पास एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं या फिर हीट है, दे इमिट एनर्जी, in the form of radiation or wave. The energy is called the radiant energy. These rays are associated with the electrical field and magnetic field. That's why they are called the electromagnetic wave. ठीक है? कैसे होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्या चेंजेस होंगे, वी विल सी। और जो भी तुम्हारे पास एक्स रेज है, गामा रेज है, वो हमेशा ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं या फिर वेव के फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग जो है, दे इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव। वही सेम चीज ऊपर बोल के रखा था। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी फिर से रिपीट करता हूँ, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। नाम सुना है ना इन सबका?
तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से इन वैक्यूम। इसीलिए जब अपन ने ऊपर जब फॉर्मूला यूज किया था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो मैंने यहाँ पे C क्यों सब्स्टिट्यूट किया था, बिकॉज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में ये फॉर्मूला यूज करने वाला। We are using in this formula for the electromagnetic radiations. That's why we are using the C is equals to mu lambda. तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं वैक्यूम के अंदर। अगर एग्जाम में कोई दूसरा वेलोसिटी दे के रखा है वेव का, तो वी विल टेक दैट पर्टिकुलर वैल्यू, अदरवाइज अपन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ही लेंगे अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो। क्या थर्ड पॉइंट क्लियर है तुमको? अच्छा, अगर सपोज साउंड वेव है, ठीक है, क्या साउंड वेव को कभी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट है क्या? क्या साउंड वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट है? यस। अगर मैं कभी भी लेट से मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अगर मैंने कभी भी वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो तुम्हारे पास मुझको वॉइस नहीं सुनाई देगा। बट क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है क्या? नो। अगर वैक्यूम क्रिएट कर दूंगा फिर भी मेरे को लाइट तो दिखेगा यार, मतलब। तो जो भी लाइट होती है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रोपोगेट कर जाएगी। जो तुम्हारे पास सेकंड पॉइंट है उसको देखते हैं। फर्स्ट थर्ड फोर्थ में किसी को कुछ डाउट? चलो, अगर ये आई होप तुमको पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारे इसी जो लैपटॉप या जो भी है उसी प्लेन में है। जेड क्या हो रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, इट्स टुवर्ड्स यू। बच्चे सेकंड पॉइंट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सेकंड पॉइंट ही एक्सप्लेन कर। क्या 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस पता है तुमको, या फिर तुमको 2D ही अभी तक? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या तुमको एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिगार्डिंग पता है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस किस तरीके से होता है? अगर एक्सो में फिर से रिपीट कर देता, अगर जिसको नहीं पता है, एक्स और वाई जो है वो उसी लैपटॉप के प्लेन में है, जेड जो है वो तुम्हारी तरफ आ रही है एक्सिस। जो तुम स्क्रीन जिस पे देख रहे हो, तो जेड तुम्हारी तरफ स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? अब तुमको क्या करना है, फिंगर्स को वाई एक्सिस के अलोंग रखना है। सारे लोग ट्राई करोगे तभी तुमको समझ में आएगा, ठीक है। जेड तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक्स और वाई उसी बोर्ड के प्लेन में। फिंगर्स को वाई एक्सिस पे रखो एंड इसको मूव करो टुवर्ड्स जेड एक्सिस।
फिंगर्स को वाई एक्सिस के अलोंग रखना है, इसको मूव करवाना है टुवर्ड्स जेड एक्सिस। तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? बताओ थंब का डायरेक्शन कहाँ पर आ रहा है? डाउनवर्ड्स कैसे आ रहा है? टुवर्ड्स अस कैसे आ रहा है? नहीं समझ रहे हो तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब सुनो, एक मिनट, तुम्हें एक्सिस देख लिया, वेट। मेरा वीडियो दिख रहा है सबको? या सुनो ध्यान से, जो भी तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कैसे है ये, ठीक है? ये तुम्हारे पास जो तुम्हारा लैपटॉप का प्लेन है वहां पर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लैपटॉप में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्या एक्सिस समझ में आया सबको? यस नो? ओके। तुमको क्या करना है, वाई के अलोंग फिंगर्स को रखना है और जेड के अलोंग मूव करवानी है फिंगर्स को। जेड आउटवर्ड आ रहा है ना, तो जेड की तरफ मूव करवाओगे, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ पर आएगा? ओके, राइट क्या मतलब? अलोंग द एक्स एक्सिस बोलो ना बच्चे। राइट हैंड, राइट हैंड, यू हैव टू टेक द राइट हैंड। क्या सबका एक्स एक्सिस आ रहा है क्या? ठीक है, ओके फाइन, चलो। तो अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो फिंगर वाला बताया ना, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये अभी तुम फिजिक्स में सीखोगे, वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो अगर तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी फिंगर्स का डायरेक्शन है उसका मूव करवाओगे जेड एक्सिस में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसको बोलते हैं, तो तुमको डायरेक्शन ऑफ वेव मिलेगा। तो यू विल गेट डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव कैसे ट्रेवल करेगा? इस तरीके से। क्या वेव इलेक्ट्रिकल फील्ड के अभी परपेंडिकुलर है? इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्स एक्सिस वाई के भी परपेंडिकुलर है और जेड के भी परपेंडिकुलर, तो वी कैन सिंपली से दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे पार्टी, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीख जाओगे तो चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है? तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज तुम फिजिक्स में सीखने वाले हो, ये बोलते हैं जे कैप इंटू के कैप। तो यहां से क्या मिलेगा? आई कैप। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिख भी देता हूँ ताकि तुम जब फिजिक्स में सीख लो तो तब भी तुमको इसका डायरेक्शन पता चल जाए। वहां पे एक डिफरेंट वे से बताएंगे, बट अपने को ऐसे फिंगर और मूव टुवर्ड्स करके समझ में आता है। बच्चे जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना यार? बच्चे जिसका भी डाउट है, क्या तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? आरुषि,
आरुषि, आरुषि तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस ओके। जो तीनों एक्सिस होती है, एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, और एक्स और जेड यहाँ से तुमको 90 नहीं दिखेगा, बट अगर सपोज जेड बाहर की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा, वाई से भी 90 बना रहा है और एक्स से भी 90 बना रहा है। यस, हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यस। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है या कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें? चलो, फिर तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सॉरी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, आईआर जिसको आईआर बोलेंगे, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। विजिबल को तुम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो। कैसे? क्या बोलते हैं उसको? विजिबल में फर्दर सब डिवीजन को अपन क्या बोल सकते हैं? दैट इज द विबग्योर। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। रेड का वेवलेंथ पता है कितना होता है? 600 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये ध्यान रखना है वैल्यू। 76 याद रखेंगे, नैनोमीटर भी बोल सकते हो, 760 नैनोमीटर बोलेंगे। और वॉयलेट का होता है तुम्हारे पास 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये वैल्यू ध्यान में रखनी है अपने को। और अल्ट्रा वायलेट का रेंज होता है, अल्ट्रा वायलेट का रेंज होता है 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 150 आर्मस्ट्रॉन्ग। बाकी किसी का भी याद रखने का नीड नहीं है, बाकी किसी का भी वैल्यू याद नहीं रखेंगे। ओके। तो अगर सपोज मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वेवलेंथ का क्या होगा? इट विल डिक्रीज और इंक्रीज। बच्चे, रेड का तुम्हारे पास 7600 है। उसके बाद हम जब बिलो जा रहे हो तो वॉयलेट का कितना हो रहा है? 3800 हो रहा है। अल्ट्रा वायलेट का 38 से 150 हो रहा है। तो उसके नीचे जितने भी होंगे उनका वेवलेंथ और कम होगा। तो वेवलेंथ क्या होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा लेमडा से, तो लेमडा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और मेरे को एक फॉर्मूला पता है क्या? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और एच इंटू न्यू। तो एनर्जी क्या होगा? अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो एनर्जी विल इंक्रीज, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज और इंक्रीज। अगेन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ आई टॉक अबाउट द वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? दैट इज द 1/λ। वेव नंबर इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल ऑल्सो इंक्रीज।
क्लियर? तो वेवलेंथ किसका, अगर सपोज मैंने एक स्टेटमेंट दिया, एक्सरेज का वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होता है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। गुड, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है नीचे जाने पे, तो एक्सरेज का डेफिनेटली वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। ओके गुड। गामा रेज इज मोर एनर्जेटिक देन येलो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, क्योंकि नीचे जाने पे एनर्जी बढ़ रहा है। ब्लू रेज आर मोर एनर्जेटिक देन येलो, तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अरेंज करो किसी भी ऑर्डर के अंदर, ठीक है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है, इस टाइप से क्वेश्चंस वो पूछते हैं। सब लोग यार नोट्स डाउनलोड कर लेना, बिकॉज मोस्टली जितने भी प्रीवियस नोट्स है मैं डिलीट कर दूंगा एक दो लेक्चर के बाद, तुमको ये प्रॉब्लम करना है। अभी करना है बच्चे, घर पे क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है वेवलेंथ का, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले लिखना है। और ये रहा ऑर्डर, तुम इसका रेफरेंस ले सकते हो। ओके गुड। सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर भी, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद कॉस्मिक रेज का सबसे कम है, और इफ आई टेक येलो एंड ब्लू, इफ आई टेक येलो एंड ब्लू, तो डेफिनेटली येलो का वेवलेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू ब्लू। डन। देन तुमको एक लास्ट प्रॉब्लम करना है। हाँ जी, last। सारे नोट्स रिवाइज करके रखना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये वाला थ्योरी खत्म करेंगे और मोस्टली बोर्ड्स मॉडल स्टार्ट करेंगे, तो बोर मॉडल के बाद और नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है, तो जितने भी नोट्स अभी तक लिखवाए हैं वो एक बार सारे रिवाइज कर लेना। आज भी मैं एक दो होमवर्क देने वाला हूँ तुमको। एक दो क्वेश्चन अपन देंगे, उसको सॉल्व करना। चलो, फाइंड आउट द एनर्जी रेंज, और वो फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
रेंज ऑफ द फोटोन बिलोंगिंग टू द विजिबल रीजन, जो भी विजिबल रीजन से बिलोंग करते हैं उसका वेवलेंथ क्या होगा। वॉयलेट का वेवलेंथ गिवन है। रेंज मतलब एनर्जी मैक्सिमम किसका होगा और मिनिमम किसका होगा, उसके बीच का रेंज फाइंड आउट करना। एनर्जी मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। एक चीज रिलेशन कौन सा यूज कर सकते हैं अपन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग, सो दैट मेरे को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मेरे को एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, इफ आई वांट एनर्जी मैक्स, तो लैम्डा का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मिनिमम या मैक्सिमम। लैम्डा क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, मिनिमम। और अगर मेरे को एनर्जी मिनिमम चाहिए देन लैम्डा क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा मैक्स। तो you have the lambda min or you have the lambda max in Armstrong. So from there you can get the energy max or energy min. Once you get the energy max, energy min, then you can find out the range of energy. The total energy 12,400 given. 12,000 बच्चे फॉर्मूला लिखवाया था ना, Oh, okay. क्या कर रहे हो, ये लिखवाया तो था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा इतना बोला था उस टाइम। लैम्डा आर्मस्ट्रांग में है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। यस, Okay, हाँ. वही तो फॉर्मूला फिर से लिखा है, क्योंकि अपन को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो यू वी विल यूज दिस फॉर्मूला। कितना आएगा आंसर। ओके, ओके गार्गी, ओके वेदांत, ओके जीत, ओके सिद्धांत, या ओके फाइन। तो अगर मेरे को एनर्जी कभी भी मैक्स निकालना है तो मैं लैम्डा मिन लिखूंगा। एनर्जी मैक्स फाइंड आउट करना है, एक या अगर मेरे को एनर्जी मैक्स फाइंड आउट करना है कभी भी, तो
लैम्डा मिन का मतलब एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय 3800। सॉल्व करोगे यू विल गेट 3.26 आर्मस्ट्रॉन्ग। एनर्जी मिन के लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज द 7600। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.63 इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी रेंज आएगा, रेंज कितना आ जाएगा 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.26 इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है जब लास्ट टाइम अपन जब कैथोड रेज पढ़ रहे थे तो उसका ग्रीन ग्लो आया था, और एनोड रेज पढ़ रहे थे तो उसका पिंक ग्लो आया था, याद है? मैंने उस टाइम बताया था कि जो भी कलर कौन सा शो होगा इट विल डिपेंड कि तुम्हारे पास वो कौन सा, उसका पर्टिकुलर एनर्जी क्या है। जो भी फोटोन से इमिट हो रहा है, अगर उसका एनर्जी 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में एनर्जी होगा, वो विजिबल होंगे अपने को। क्योंकि ये मैंने विजिबल लाइट का ही क्या निकाल लिया है, वेवलेंथ फाइंड आउट कर लिया है। एक्चुअल में जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से स्ट्राइक करेगा तो वहां से डेफिनेटली क्या होंगे, फोटॉन्स इमिट होंगे, एंड बेस्ड ऑन फोटॉन्स तुम्हारे पास क्या होगा, कलर शो होगा। अगर किसी का भी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या वो तुमको विजिबल होगा? यस और नो? अगर किसी का भी एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या वो तुमको विजिबल होगा? तो विजिबल होने के लिए उसका रेंज क्या होना चाहिए, 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। अगर उसका एनर्जी कभी भी इसके बीच में है तुमको विजिबल होगा, कभी भी इसके बीच में नहीं है तो तुमको विजिबल नहीं होगा। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? चलो एक होमवर्क में प्रॉब्लम कर लेना, बाकी वो भी प्रॉब्लम में बता देता हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो भी आज फॉर्मूले पढ़े हैं उस पे नेक्स्ट टाइम अपन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो जो भी आज का थ्योरी है उसको अच्छे से देख के आना, ट्राई करना। ये मेरे को पावर देख के रखा है, और पावर क्या होता है, पावर होता है तुम्हारे पास एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर ये वॉट में देख के रखा है, एनर्जी तुम्हारे पास जूल में होना चाहिए और टाइम तुम्हारे पास सेकंड में होना चाहिए। दिस इज द हिंट। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश है, किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।